नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सर पे हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। और शुरुआत में ही मैं एक स्पष्टता कर लूं, क्योंकि मुझे गुजरात भर से, देश के विविध राज्यों से और विदेश से भी अब हमारे जो दर्शक हैं, उन्होंने मेरी आंख के ऑपरेशन पर काफी चिंता जताई थी, क्योंकि कल मैंने पट्टी बांध के 2 एपिसोड किए थे। क्योंकि देश में जो उठापटक चल रही है, राजनीतिक उठापटक और जेन जी के आंदोलन के बारे में, उसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को उसका विश्लेषण देना चाहिए। इसलिए हम कल पट्टी, दाहिनी आंख पर पट्टी थी, फिर भी हमने एपिसोड किए थे। जिन्होंने चिंता व्यक्त की उन सबों का आभार व्यक्त करता हूं। उसमें अजय जी भी तो शरीक थे, छत्तीसगढ़ से भी तो दुबे जी का फोन आया था और कई फोन आए थे, और काफी लोगों ने मुझे लिख के भी मैसेज किए थे। इसलिए उन सभी का मैं पहले आभार व्यक्त करता हूं, और आपकी ये शुभ भावना बनी रहे और हमारे चैनल के साथ आप जुड़ते रहें, ये हम अपेक्षा करते हैं। तो अजय जी, आज जो चर्चा करना है वो जैन जी के आंदोलन के बाद में जिस प्रकार से आज लोकसभा में, पहले तो लोकसभा बंद होती है और फिर वो विधेयक में सुधार पर चर्चा होती है, उसमें भाषण होते हैं। जितेंद्र सिंह ने जो विधेयक सुधार रखा, उस पर गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव आदि विपक्षी और सत्ता पक्ष के लोगों ने, सूर्या ने काफी कुछ बहस करी। सुषमा स्वराज की बेटी, वो भी काफी मोदी जी की तारीफ कर रही थी, जैसे कि मोदी जी को महामानव बनाना है। चारों ओर मोदी जी मोदी जी मोदी जी हो रहा है। और आज भाषण जो सुने हमने, उसमें यह भी कहा गया कि जिस एजुकेशन मिनिस्टर को हटाया गया पेपर लीक के बारे में, नीट के पेपर लीक के बारे में, उसका जिस प्रकार से स्वागत हुआ संसद में, जैसे कि कोई सुपरस्टार आया है। तो मेरे ख्याल से इनको कोई गम भी नहीं है कि एक इस्तीफा होता है एजुकेशन मिनिस्टर का, और उस पर ये लोग आनंदोत्सव मनाते हैं, जैसे कि कोई, हमारे यहाँ गुजराती में एक कहावत है, इडर यो गढ़ जीत्या रे, यानी कुछ विजय प्राप्ति करके आए हों, ऐसा उन्होंने माहौल बनाया है। और देश भर में मेरे ख्याल से मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी करना है। और दूसरी बात हमारे ध्यान में आई, आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं। अमित शाह आजकल धोती पहनने लगे हैं। सरदार पटेल धोती पहनते थे, शायद उनकी नकल करने पर लगे। ये तो वैसे पूरी सरकारी नकलबाज सरकार है और नकली मसलों को लेकर चलती है। तो आज आप अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें जैन जी के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी जो वायदे कराए गए थे उससे सरकार पक्ष की ओर से, और वो जनाब जो वांगचुक, जो कि इनके ही भाजपाई समर्थक रहे, उनकी पत्नी तो खुलेआम आरएसएस और भाजपा का ही एजेंडा चलाती है, गीतांजलि। अब तो ये बेनकाब हो गए हैं। तो अब आगे राहुल गांधी का मार्ग क्या होगा, राहुल गांधी का आंदोलन का मार्ग क्या होगा, देश को नेतृत्व देने का मार्ग क्या होगा, इस पर भी आप अपनी राय रखें, ऐसा हम आपसे अनुरोध करते हैं। अजय जी। नमस्कार हरि भाई, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को। चूंकि मेरा थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, इसलिए गला वैसा है, तो उसको वो नहीं करेंगे। मैं जब आपने कहा है तो मैं शुरुआत राहुल गांधी क्या होगा वही बताता हूँ। After all these young people were protesting about the education system, and so many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing.
अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने दिशा बता दी कि इतने कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक रेपिस्ट को संरक्षण देने वाले, उनको डिफेंड करने वाले उस व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाया है। अब आप सोचिए, रेपिस्ट का जो कर रहा हो, और ये ऐसे ही नहीं कह रहे, ये खबर पढ़ लीजिए, नथिंग रॉन्ग, प्रहलाद मोदी डिफेंस। ये आप देखिए, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, तो ये रेपिस्ट की सरकार है, रेपिस्ट लोग हैं। क्यों मैं कह रहा हूं, इनके टीजी मोहनदास है, जो इनका इंटेलेक्चुअल सेल होता था, उसके प्रमुख थे, अध्यक्ष थे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां होता तो मैं गोली चलवा देता, घेर करके गोली चलवाता। सुनिए, ये वीडियो देखिए। अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं जंतर मंतर के आसपास कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों को गोली मार देता। ये बात आरएसएस नेता और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास ने कही है। मोहनदास ने यह भी कहा, प्रोटेस्ट में ऐसी लड़कियां थी जिन्हें रेप पसंद है, और अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो कहीं शिकायत नहीं करती। और उसने, सोचिए, ये कहा मैं होता तो उन लड़कियों के साथ गैंग रेप करवा देता। आप सोचिए कितने गंदे विचारों वाले लोग हैं ये। यही बात तो बार बार कही जाती है, इनकी विचारधारा ही रेपिस्ट है। वो हर चीज से रेप करती है, वो देश की व्यवस्थाओं से रेप करती है, वो भारत माता से रेप करती है, वो भारत माता की सुपूतों से, बेटियों से रेप करती है। तो ये भारत माता के हत्यारे हैं, ये भारत माता के रेपिस्ट हैं। क्योंकि भारत माता क्या है? भारत माता हम सबसे मिलके बनती है, और जब आप उनके साथ रेप करते हैं तो भारत माता के साथ रेप करते हैं। तो ये वो लोग हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी ने बहुत सही कहा कि आप बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, आप बच्चों का भविष्य चोरी कर रहे हैं, और हम ये नहीं होने देंगे। क्योंकि बच्चों का भविष्य भारत का भविष्य है, और भारत के भविष्य से हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, किसी को चोरी नहीं करने देंगे। आप मंदिर से चंदा चोरी करते हो, आप वोट चोरी करते हो, आप दूसरे और तमाम तरह से चोरी करते हो, लेकिन भारत के भविष्य को जो तुम चोरी करोगे तो वो बर्दाश्त नहीं। और इसको लेके बड़ा कड़ा उन्होंने जवाब दिया। यही नहीं, अजय जी, इसमें एक और ऐड कर लूं। बिल्किस बानो का, उसका केवल मास रेप नहीं हुआ था, उसकी बच्ची को भी दीवार से पटककर उसकी हत्या की, उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। और 11 हत्यारे और बलात्कारी, उनको गुजरात सरकार की सिफारिश पर अमित शाह के मंत्रालय ने, मोदी सरकार ने उनकी रिहाई कराई। तब जाके मामला सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने उन 11 जो हत्यारे और बलात्कारी जो जिनको छोड़ा गया था, उनको वापस जेल में भेजा था। आज जब ये बात लोकसभा में प्रियंका गांधी ने केवल उसका उल्लेख किया, नाम भी नहीं लिया था, तब वहां पर हंगामा हो गया। अजय जी, नहीं, मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए कि बिल्किस बानो के साथ में, ये बिल्किस बानो एक बड़ा एग्जाम्पल है। मास रेपिस्ट ही नहीं है, जो भ्रूण में, पेट में पल रहा बच्चा था, सोचिए वो गर्भवती थी जी, उसको भी मार डालते, छोटे बच्चे को दीवार में पटक के मार डालते। जिस तरह के कुकर्म किए गए, हमारे यहां कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, चाहे वो किसी के बच्चे।
तो उन्होंने भगवान की हत्या की है। हमारे यहां देवी कही जाती है महिला, तो उन्होंने देवी के साथ, देवी माता के साथ रेप किया है। उन्होंने गर्भ में पल रहे उस बच्चे के साथ भी रेप किया है। तो ये रेपिस्ट ही नहीं है, सिंपल रेपिस्ट नहीं है, ये बीभत्स रेपिस्ट। और ऐसे लोगों के बारे में तो स्वाभाविक सी बात है। और ये इसी बात को लेकर के तो बहुत अच्छा कहा ना। आप एक चीज देखिए, मैंने कल इत्तेफाक से वो किया था, शायद आप उस कारण से नहीं देख पाए होंगे, एक ट्वीट किया था और मैंने उसके जरिए बताया था कि आप देख लीजिए कि जिस एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी 2 साल बाद, वो एक्ट कौन सा है ये आप देख लीजिए, 2024 का। जी जी 2024 के एक्ट के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, स्पेशल कोर्ट। अब आप एक बात सोचिए, जो एक्ट 2024 में पास हो चुका था, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और करने का वो था, उसका ऑर्डर आखिर 23 जुलाई को क्यों पास होता है? जब एक्ट में प्रोविजन था तो 2 साल तक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि दूसरे के लिए होता तो एक्शन होता। यहां सारे जितने चोर हैं, जिन्होंने ये पूरा पेपर चोरी किए हैं, सारे ये किए हैं, वो सब हैं तो इन्हीं के। और जो इन्हीं के हैं तो उन्हें तो बचाना है, और उन्हें बचाना है तो साहब फिर तो कैसे कह सकते हैं, फिर कैसे वो लगा सकते हैं? क्योंकि असलियत में यही है सबसे बड़े गुनहगार। और इन गुनहगारों ने ही इस देश के साथ में, बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया है। अदालत तो बनाई मगर सीबीआई का अधिवक्ता वहां पहुंचा ही नहीं। नहीं भाई, अदालत तो 23 तारीख को आप बना रहे हैं। हाँ, और आप ये देखिए, अधिवक्ता पहुंचना और सब कुछ होना तो बात की बात है। जब एक्ट 2024 में पास हो गया तो उसी समय बनाना चाहिए था। सही बात है। 2 साल से क्यों नहीं बना रहे थे? किसको बचाना था? और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके 90% आरोपी छूट गए। 90% तो पहले ही छूट चुके हैं, और जो बचे हैं वो भी छूट जाएंगे, क्योंकि मेन छूट गए। जो मुख्य आरोपी था 2024 के नीट घोटाले का, वो छूट गया, उसे सीबीआई ने ही कह दिया सबूत नहीं मिले। क्यों बीजेपी का व्यक्ति है। 11 महीने तक तो वो गायब रहा। इन सारी बातों को गौरव गोगोई ने बड़ा बेहतर तरीके से बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सारा खेल किया गया, और फिर किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के ही नेतृत्व में सारे पेपर ये लीक हुए। तो जब धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, डीजी को हटा दिया, तो उस एनटीए का चेयरमैन क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि वो चेयरमैन आरएसएस का प्रचारक था। वो चेयरमैन वही है जो मध्य प्रदेश में था। तो वहां पर हाँ जी, तो इसने सारी भर्ती घोटाले किए। छत्तीसगढ़ में था तो वहां पर भी भर्ती घोटाले किए, और कोई महान काबिल व्यक्ति नहीं है। एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था, और उसके बाद में अब वो नीट में जब से आया है तो नीट का हाल ये देख लीजिए, यानी एनटीए का हाल। अब आप ये सोचिए, इसके बाद में सवाल वही प्रियंका गांधी ने भी उठाया, वही अखिलेश यादव ने उठाया, वही गौरव गोगोई ने उठाया कि भाई लाठी किसके आदेश पे मारी गई? प्रियंका गांधी ने तो साफ साफ कहा, गौरव गोगोई ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री के आदेश से मारी गई, गृह मंत्री के आदेश से मारी गई। किसके आदेश से मारी गई? किसके आदेश से पैलेट गन चली? किसके आदेश से कील लगी हुई लाठियां चलाई गई? किसके आदेश से इलेक्ट्रिक जो है करंट वाली लाठियां चलाई गई? किसके आदेश से AK-47 चलाई गई?
क्या ये देश के दुश्मन थे? कौन थे? और जिस शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कारण इस देश के दर्जनों बच्चों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, मौत के मुंह में जाना पड़ा, वो जब इस्तीफा उसको जबरन लिया गया, मजबूरी में देना पड़ा, तो वो शख्स जब संसद आता है तो कैसे भाजपाई स्वागत करते हैं, जैसे वो पाकिस्तान से लड़ाई जीत के आया। आज सोचिए, इतना घिनौना चेहरा हो जिस पार्टी का, तो उसे कैसे भूल सकते हैं? आप बताइए कैसे भूल सकते हैं कि एक लड़की के स्तन को दबाया जाता है? कैसे भूल सकते हैं? और ये एक नहीं, मैं एक शब्द कह रहा हूं, तमाम लड़कियों के, सैकड़ों लड़कियों के साथ ये लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे डाले जाते हैं। ये कौन सा वो है? ये किसके आदेश से हो? तो ये सारी चीजें जब आती हैं तो सोचिए, तो फिर वहां पुलिस स्टेशन पे, जो वहां का पुलिस स्टेशन है, उसमें जो जंतर मंतर जिसके क्षेत्र में आता है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का पुलिस स्टेशन, वहां के रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है कि 70 से ज्यादा सेल वो चलाए गए, यानी पैलेट वो चलाई गई, और एक पैलेट गन में 500 छर्रे होते हैं। अब आप सोच लीजिए 70 से अधिक चलाए गए, कितने चले होंगे। और इसमें जो प्रोटेस्ट में आरएएफ ने चलाए, उनका जो कमांडेंट था वो सतीश सांगवान, जो डिप्टी असिस्टेंट कमांडेंट था, उसने किसके आदेश पे चलाए? दंगा रोधी उपकरणों का इस्तेमाल किसके आदेश से किया? तो आ गया सामने, पुलिस, दिल्ली पुलिस का जो डीसीपी था राजा भाटिया, उसके आदेश पर। और इस राजा भाटिया को किसने आदेश दिया था? इस राजा भाटिया को अमित शाह, नरेंद्र मोदी के यहां से आदेश आया था। अब आप इसलिए तो भी उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये वो लोग हैं, ये सब पहचाने गए, इन्हें सबने देखा, और ये घिनौने लोग हैं जो ये घिनौने लोग। ये जैन जी की उम्र क्या होती है वो भी इनको मालूम नहीं शायद। ना कुछ नहीं इन्हें पता है। तो ये स्थिति, इनकी गंभीरता आप देखिए। आज मिसिंग थे ये सब, आप देखिए संसद में ना नरेंद्र मोदी था, ना अमित शाह था। मतलब इतने अगंभीर हो, एक राज्य मंत्री इसको सुन रहा था, पीएमओ का, जितेंद्र सिंह। हाँ, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का विभाग था, ये गृह मंत्री का विभाग था, ये देश का मामला है, देश के बच्चों के भविष्य का मामला है। लेकिन दूसरों को कहते हैं खुद इस तरह की स्थिति वाले लोग। प्रियंका गांधी ने वह भी जिक्र किया कि जो बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई थी, एलएनजेपी हॉस्पिटल में दाखिल थी, वो भी देखने गई थी, तो उसकी मां किस तरीके से दुखी हो गई थी इन पॉलिटिशियंस के आने और वीडियो बनवाने, और उससे तो हाथ जोड़ के जो बोली, उसका भी उन्होंने दर्दनाक पूरा वो किया। तो ये भाजपाई हंसने लगे और वो करने लगे। तो प्रियंका गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा, किसी की दर्द और पीड़ा में हंसना अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, इन बेशर्मों का क्या कहेंगे? तो बलात्कारी, बेशर्म, सब कुछ तो यही है, कोई और है क्या? इसलिए यह स्थिति। बहरहाल राहुल गांधी ने अपने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पटना भेजा, उस लड़के को जिसको आकाश यादव नाम है, जो वहां का सीवान का रहने वाला नहीं है, जो रायबरेली से अपनी रिश्तेदारी में आया था, वो प्रोटेस्ट में भी शामिल नहीं था, वो जा रहा था, उसके AK-47 से गोली मारी। वो मेदांता पटना में। और जानते हैं, उसकी मां बचपन में मर गई थी, उसके कोई भाई बहन नहीं है, वो अपने बाप का इकलौता बेटा है। तो राहुल गांधी ने उससे बात की और कहा हर संभव मदद होगी। मैं ये बता रहा हूं कि ये है इन लोगों का,
तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इन्होंने मौत के मुंह में ढकेल दिया इस देश के युवाओं को आज। लेकिन युवा ही नहीं है, अब तो अल्फा भी जाग उठा है। आज वह भी देखने को मिला, यूपी के फतेहपुर में सर्वोदय इंटर कॉलेज के बच्चों ने वहां खराब पानी और बिजली ना होना और तमाम तरह की दिक्कतों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। और इतना बच्चों ने इतना अच्छा प्रोटेस्ट कर दिया कि घबरा के अधिकारियों ने तत्काल वहां आके कहा नहीं हम सारी चीजें ठीक करेंगे, सब करेंगे और सब आश्वासन। अब तक बच्चों के मुकदमे वापस नहीं लिए गए। निर्लज्ज की तरीके से सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नाबालिग कैसे वापस, नाबालिगों की संख्या क्या थी? नथिंग। मतलब इतनी बेशर्मी की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। खुद लगता है एक तरफ कह रहा है कि पुलिस ने नाजायज जो है बल प्रयोग किया और दूसरी तरफ न्याय भी नहीं दे रहा। तो ये दोगला चरित्र देखने को मिल रहा है न्यायपालिका का। न्यायपालिका का एक चरित्र सही रहता तो शायद आज ये व्यवस्था जितनी खराब है उतनी नहीं होती। आज प्रियंका गांधी ने संसद के भीतर पालतू मीडिया शब्द का इस्तेमाल किया है। पालतू मीडिया, इनके लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है क्योंकि इन्हीं का ही तो पालतू है जी। लेकिन वो पालतू तो मीडिया, पालतू मीडिया और पालतू ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं ना। हाँ सब कुछ करते हैं, वही यही है। यदि सीजेपी वाले इतनी जल्दबाजी में भाजपा के एजेंडे के मुताबिक यदि विड्रॉ नहीं करते तो सारे केस भी खत्म हो जाते, बच्चे भी रिहा हो जाते, सब कुछ हो जाता। लेकिन इन्होंने जो किया है वो उनको ऑर्डर दिया गया होगा, उनको ऑर्डर दिया गया होगा। वही तो सोनम वांगचुक, और उन्होंने जैसे सरेंडर किया ये बात मैं देखिए कब से आपको बताता आ रहा हूं और वो सारी बातें सामने आ चुकी हैं। तो ये इनका सच है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि किस तरह से इन्होंने एजुकेशन को, पूरे सेक्टर को इन्होंने, आरएसएस ने कब्जा कर लिया। उन्होंने आरएसएस का नाम लेके कहा और उसे कब्जा करा दिया गया। तकलीफ हो। आज अजय जी संसद में एक बात ये भी उठी कि ये जो शिक्षा का जो वो परीक्षा का जो संस्थान है उसको आउटसोर्स किया गया है और पूरी सरकार जैसे आउटसोर्सिंग पर चलती है। नहीं, मैंने बताया ना आपको, गौरव गोगोई ने यह भी बताया कि एनटीए में सैंक्शन पोस्ट 34 है जिनमें 11 खाली पड़े हुए और ये कह रहे हैं हमने 47 हटा दिए। तो कौन से 47 हटा दिए जब टोटल 34 है उसमें भी 11 खाली पड़े? तो 47 कौन हटाए? 47 आउटसोर्स पे आपने रखे थे जो आरएसएस के प्रचारक, आरएसएस से जुड़े हुए लोग। आपके पास में कोई काबिल व्यक्ति नहीं है। आपके इंटेलेक्चुअल सेल का व्यक्ति जो कह रहा है कितना इंटेलेक्चुअल है इसी से पता चल जाता है। इंटेलेक्चुअल सेल का प्रमुख यदि ऐसी बातें करता है तो अब आप समझ लीजिए इनके यहाँ कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल। और जो उन्होंने टास्क फोर्स बनाया उसमें गोमूत्र विशेषज्ञ को भी लिया है। हाँ, ये प्रियंका गांधी ने इसको बड़ा अच्छे से बताया कि किस तरह से एक ही आदमी काबिल लिया है, वो भी कांग्रेस का आदमी, उधारी का। वो तो कांग्रेस का उधारी के पर तो चलता है उनका शासन। है तो आप सोचिए वो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था और उसको नरेंद्र मोदी न जाने क्या क्या सिखा रहे थे और उस आदमी को लेना पड़ा सुधारने के लिए। तो ये बता रहा है कि आरएसएस बीजेपी के कुछ है नहीं अल्ले पल्ले। ये सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं और कोरा झूठ बोल के ढपली बजा सकते हैं। अजय जी अंत में मैं एक सवाल जो करता हूं कि अभी ये आंदोलन जैसे कॉकरोच जनता पार्टी वाले आरक्षण हटाओ की कुछ लोग बात करने लगे हैं, अब वो उस पर आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। वैसे
अब जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो अध्यक्ष स्वघोषित अध्यक्ष दिक्के जो कि अमेरिका से आया है, वो तो शेड्यूल कास्ट का है, वांगचुक ट्राइबल है, तो ये क्या आरक्षण विरोधी आंदोलन फिर पनपेगा? देखिए, ये सिर्फ बांटने का तरीका है। इन्होंने देखा ये सब एक होके खड़े हो गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक होके खड़े गए। वहां पर कोई भी दलित नहीं था, कोई भी ब्राह्मण नहीं था, कोई भी सिख नहीं, वो छत्री नहीं था, कोई वैश्य नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ स्टूडेंट थे, जंजी थे, युवा थे। और जब वो थे तो इन्हें तकलीफ हो गई, तो कैसे बांटे? इन्होंने संसद में भी कोशिश की। संसद में जब अखिलेश यादव बोलने खड़े हुए तो तुरंत किरण रिजिजू बोले कि अखिलेश जी आप तो समाजवादी हैं, इमरजेंसी के ज्यादा अच्छी थी अब। तो अखिलेश यादव ने कह दिया इमरजेंसी तो मैंने देखी नहीं, वो जाल में नहीं फंसे। उन्होंने कहा इमरजेंसी तो मैंने देखी नहीं, लेकिन इस समय जरूर देख रहा हूं कि किस तरह से कील लगी लाठियों से मारा जा रहा है, कैसे कैसे सबके साथ किया जा रहा है अत्याचार। और उससे मुझे लगता है तब तो इलेक्ट्रिक लाठी भी नहीं थी, तो अब तो इसका मतलब है उससे बहुत ज्यादा ही किया जा रहा है। अरे साहब, किरण रिजिजू जी जो कि कांग्रेसी आदमी, कांग्रेस से भाजपा में आया, भाजपा में से फिर कांग्रेस में गया और कांग्रेस से फिर लौट के भाजपा में आया और मोदी का निष्ठावंत बन गया। वो खुद उसकी तो बात करना चाहिए। नहीं, मैं यही बता रहा हूं, ये सब ऐसे ही है, इनका दोगला चरित्र है। और जब दोगला चरित्र हो तो फिर कोई वो नहीं कह सकते हैं। जी अजय जी, राहुल गांधी की आगे की राह क्या होगी? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आपकी आई। राहुल गांधी की आगे की राह क्या होगी? संघर्ष है, और क्या है। राहुल गांधी ने तो संघर्ष की राह अपनाई है, उन्होंने सरल राह नहीं अपनाई है। राहुल गांधी के लिए खतरा है, पूरी भाजपा आरएसएस सब उनको मार देने, खत्म कर देने के लिए हर साजिश रचते रहेंगे। राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। जी आज आप हमारे साथ जुड़े और खुलकर बातें करी। आपकी भी सेहत अच्छी नहीं है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े। हमारे दर्शकों के लिए आपने बहुत अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया, क्योंकि हम अच्छी बात, सच्ची बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए आपको बार बार जोड़ते हैं और आप सही साबित हुए हैं। ये पूरे आंदोलन को बेनकाब आपने करके रखा है, ये जो आंदोलन कराया गया उसको, और ये दिप्के और वांगचुक को भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।